गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आप सबका ना बहुत ज्यादा दिनों से इंतजार था। पता है क्या चीज को लेकर के? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बैंक। तो आज जो हम बात करने वाले हैं ना वो आपका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का। ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है सर। ये किसका क्वेश्चन है? तो ये आपको फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। जो 2022 में आपका फिजिक्स का सवाल पूछा गया था वही सेम टू सेम नहीं, हूबहू वही है सर, ठीक है। क्योंकि देखो एक बात आप पहले समझना कि जब आप एग्जाम दीजिएगा ना तो एग्जाम देने के बाद आपसे जो सवाल क्वेश्चन पेपर जो होता है ना वो वहीं पे जमा ले लिया जाता है। तो कहिएगा सर कि जब क्वेश्चन पेपर वहीं पे जमा ले लिया जाता है तो प्रीवियस ईयर सवाल बनता कैसे है बुक में? तो प्रीवियस ईयर जो सवाल बुक में बनाया जाता है, जो प्रीवियस ईयर बोल करके जो सवाल बुक को लॉन्च किया जाता है कि एक क्वेश्चन बैंक है, पिछले साल पूछा गया सवाल है, तो वो इस अकॉर्डिंग किया जाता है कि जैसे हम एग्जाम देकर के आए हैं और हमें पता है कि नहीं 1% से इस टाइप का एक सवाल था, तो इस सवाल के अकॉर्डिंग ही आपको बुक छापा जाता है, ठीक है। तो हूबहू सेम टू सेम प्रीवियस ईयर सवाल है सर। तो मैं आपको सीधे सवाल की दुनिया में लेकर के चलता हूं। इससे पहले चैनल पे जो भी लोग पहली बार आए हैं शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सब्सक्राइब कर देना और हर घर तक पहुंचा देना सर, क्योंकि शिक्षा के बिना कोई उदास नहीं रहेगा सर। आइए आज की पहला सवाल है और इस बात को माफी है सर कि लगातार आपका 2-3 दिन से उधर क्लास बंद हो गया था। कंडीशन क्या था कि थोड़ी सी हमने बोला था कि आपको ये जो दांत है ना वो दर्द करता था, तो उसकी थोड़ी सी ट्रीटमेंट हुआ है, ठीक है। आ जाओ। लेकिन अब जो है सर वो आपका शेर दहाड़ेगा, कहीं पे आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लास में सारे क्लासेस को हम कर देंगे धुआं धुआं, बस आपका साथ चाहिए। आइए सर, 1 नंबर सवाल है और हमें नहीं सर ये आपको भी साथ देना होगा कि सवाल हमें किस अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है। पहले सवाल को हम पढ़ते हैं, कोशिश करना कि तुम सवाल का आंसर देना, ठीक है। कहता है ना कि वायु में 750 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाला एक प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की स्लैब में प्रवेश करता है। अब देखो फिर कहता है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में लगभग परिवर्तन है कितना? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में लगभग परिवर्तन कितना? देखो इस बात को पहले समझना हमें कि जो मैं सवाल बोला है ना वो बोला कि वायु में 750 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य है, इस बात को समझना। अच्छा, पहला तरंगदैर्घ्य जो है सर वो कितना है? 750 नैनोमीटर है, ठीक है। अब यहां पे देखना जिसका जो अपवर्तनांक है वो कितना है, तो अपवर्तनांक जो है सर वो हमारा है 1.5 है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा? देखो कि सवाल कितना सटीक पूछा है। जब तक सवाल में सबसे पहले आप ये नहीं समझिएगा कि सवाल में दिया हुआ क्या है और हमको निकालना क्या है। सवाल जैसा ही पढ़ते हैं, अगर सवाल में आपको ये 2 चीज अगर समझ में नहीं आया है तो आप सवाल को मत बनाइए। पहले ये समझिए कि सवाल में एक्चुअली में दिया हुआ क्या है और हमको निकालना क्या है, ठीक है। हमें बोला है कि वायु में 750 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाला एक प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की स्लैब में प्रवेश करता है। अच्छा, किस में प्रवेश करता है? 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के स्लैब में प्रवेश करता है। तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य भी पूछा, तो लगभग में परिवर्तन कितनी होगी? जब वो कांच में प्रवेश करता है ना प्रकाश सर, तो ऐसे केस में तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है। जो तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है तो वो कितना का परिवर्तन हुआ, हमसे यही पूछा। देखो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगा देना है सर। पता है क्या? सॉरी, अपवर्तनांक इक्वल टू पहला तरंगदैर्घ्य को दूसरा तरंगदैर्घ्य से क्या कर देना, दूसरा तरंगदैर्घ्य को तरंगदैर्घ्य 10 मान लेना, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस इतना ही काम करना था, ठीक है। अब देखो हमें पहला तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है सर, कितना दिया हुआ है? पहला तरंगदैर्घ्य कितना दिया हुआ है इस बात को थोड़ी सी समझना। सबसे पहले हमें पहला तरंग यहाँ पे n कितना दिया हुआ है? 1.5 दिया हुआ, ठीक है। आ जाओ, ये दूसरा है कितना? 750 है और ये हमें निकालना है सर तरंगदैर्घ्य दूसरा, ठीक है। आ जाओ, इसको इधर भेजेंगे, इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 750 बटा कितना? 1.5। अब देखो क्या करना है मैं आपको बताता हूं। ये पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट को देखो काट दो यहाँ से, तो कितना ऊपर में 10 से गुना हो जाएगा। जब ऊपर में 10 से गुना हो जाएगा तो आप इस पूरा को काटिएगा मेरे भाई, तो देखो कितना बार में कटेगा? 15 15 पच्चीस 75, ठीक है। 15 चौका 60 है। हाँ, आ जाओ, ये 5 बार में कट गया, यानी 50 बार में ये कट गया। कितना बार में कट गया? ये 50 बार में। ये 1.5 नहीं, यहाँ से हमने पॉइंट को हटा दिया, ऊपर में 10 से हमने गुना कर दिया, तो ये 15 से ये 750 को हमने 50 बार
बार में काट दिया। अब ये 50 को हम गुना कर देंगे, ये 50 को गुना कर देंगे 10 से, तो हो जाएगा 50 गुने 10। अब 50 गुने 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 50 गुने 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी 500 नैनोमीटर। कितना हो जाएगा, 500 नैनोमीटर। तो हमसे यही पूछा था कि जब हमें पहला तरंगदैर्घ्य मालूम है और इसका अपवर्तनांक मालूम है, लेकिन अब वो क्या कर रहा है ना, वो कांच से प्रवेश कर रहा है। जब वो कांच से प्रवेश कर रहा है तो ऐसे केस में उसका तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होगा। जब तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होगा तो कितना का परिवर्तन होगा, हमको यही बताना था। ठीक है, आ जाओ सवाल नंबर आपका आते हैं दूसरा की तरफ लेकर के। 2 नंबर सवाल क्या कहता है, देखो इससे ये पता चलेगा ना कि सवाल किस क्वालिटी में पूछता है। ये सब पूरा का पूरा जो सवाल आपको हम लाया हूं ना, वो पूरा का पूरा 2022 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, आइए, कहता है 2 लेंस है। कितने लेंस है, 2 लेंस है। एक का फोकस कितना है सर, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस है। देखो हमें क्या बोला है कि 2 लेंस है। कितने लेंस है, 2 लेंस है। पहला का फोकस कितना है सर, 20 सेंटीमीटर, और दूसरा का फोकस कितना है मेरे भाई, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस है। अब इस बात को समझ लेना कि जो उत्तल लेंस होगा ना, तो उत्तल लेंस का जो फोकस होता है ना, देखो इस बात को समझ लो कि उत्तल लेंस का जो फोकस होता है, उत्तल लेंस का जो फोकस होता है ना सर, वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और अवतल लेंस, थोड़ी सी सर अभी दांत से हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अवतल लेंस का जो फोकस होगा मेरे भाई, इसको F1 कर दो, इसको F2 कर दो, ये होगा आपको -25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो हमारा ऋणात्मक होता है और उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो हमारा धनात्मक होता है। हमने क्या बोला कि अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो आपको क्या होता है सर, तो अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक होता है और उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होता है। हमसे पूछा संयोग की फोकस दूरी क्या होगी, मतलब दोनों को मिला करके फोकस क्या होगा। जब पूछेगा संयोजन की फोकस दूरी, पूछेगा संयोजन की फोकस दूरी, तो 1/f बराबर आप निकाल दीजिएगा 1/f1 + 1/f2 करके जोड़ दीजिएगा। हमने क्या बोला, जब आपसे पूछेगा संयोजन की फोकस दूरी, आपसे पूछेगा संयोजन की फोकस दूरी, तो 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2, क्योंकि हमें f1 और f2 हमको पता है, दोनों फोकस आ जाना। यानी 1/f बराबर 1/f1। f1 का मान कितना है, 20 है, प्लस f2 का मान कितना है मेरे भाई, 25 है। इस बात को समझ लेना। देखो ये -25 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना कि ये माइनस को हम लोग गुना कर देंगे प्लस के साथ, तो 1/20 माइनस कितना हो जाएगा, 1/25। यानी 1/f बराबर क्या होगा, ये 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, तो ये आपको 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको 100 हो जाएगा। ये दोनों में हम 100 को कर लेंगे एलसीएम। जब 100 को एलसीएम करेंगे ना, तो ये 20 को कितना बार पढ़ेंगे, ये 20 को कितना बार पढ़ेंगे कि 100 आ जाएगा। तो 20 को 5 बार पढ़ेंगे तो 100 आएगा। 25 को कितना बार पढ़ेंगे कि 100 आएगा, तो 4 बार पढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा। यानी ये 4 हो गया आपका। अब सोच लो रे मोहतरमा कि ऊपर में 1 और नीचे में 100, यानी कहने का सेंस है कि 1/f बराबर 1/100, यानी ऊपर वाला बराबर तो नीचे वाला खोपचा, यानी कि f बराबर कितना हो गया मेरे भाई, तो 100 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, तो आपका बी हो गया। कोई प्रॉब्लम, कोई कठिनाई, कोई कष्ट है तो बता दो मेरे भाई। देखो हम हमेशा से कहते हैं कि आप शिद्दत से पढ़िए, प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से पढ़िए मेरे भाई, आपकी घर तक हम शिक्षा को पहुंचाएंगे। अच्छा एक बात और आपको हम बता देना चाहते हैं सर, जो लोग अगर एप्लीकेशन पे मेरा कोर्स को खरीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं सर, तो एप्लीकेशन पे एक बैच आया हुआ है, जिस बैच का नाम है विजेता बैच। क्या नाम है, विजेता बैच नाम है, विजेता बैच नाम है। ये बैच के बारे में आपको बता देना चाहता हूं सर, ये बैच का फी है 399 रुपया। कितना रुपया फी है, 399 रुपया। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं सर, इसमें आपका रिकॉर्डेड क्लासेस चलता है। कैसा क्लास चलता है, रिकॉर्डेड क्लासेस चलता है। लेकिन अब इसमें आप चैट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। ठीक है, आप चैट का ऑप्शन आएगा, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों रहेगा, तो आप चैट इसमें कर सकते हैं। जब चैट करके आपको जो दिक्कत होगा वो चैट में आप कर दीजिएगा, चैट करके लिख दीजिएगा जो आपको कठिनाई होगा। जब वो दिक्कत होगा आप उस चैप्टर में आपको चैट कीजिएगा कि सर चैप्टर का ये सवाल नहीं बन रहा है, तो अब क्या करिएगा ना कि जब आप चैट कर दीजिएगा ना, तो इसका हम लाइव आकर के, संडे को लाइव आकर के एप्लीकेशन पे ही तो आपको पूरा सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे हमने एप्लीकेशन पे सारे फैसिलिटी को आपके लिए उपलब्ध कर रहा हूं सर, क्योंकि मेरा पूरी की पूरी मेरी मकसद होती है कि जो आपने सपनों में सोचा था उसे हकीकत में करना है। क्योंकि कहता है ना सर,
कि कोई गिरने में लगे हैं तो कोई गिराने में लगे हैं। अरे कोई गिरने में लगे हैं तो कोई गिराने में लगे हैं, जो गिर कर संभल जाए जीतता बाजी वही है। ठीक है सर, तो जिनको क्लासेस को लेना है मेरे भाई तो आप ले सकते हैं, मात्र 399 रुपये का फी है। जो लोग खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं तो आप यहाँ आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला नंबर, इसी नंबर पे आपको 399 रुपये पेमेंट कर देना है। पेमेंट करके पे फोन चाहे पेटीएम से चाहे गूगल पे कुछ भी कर सकते हैं। पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और ऐप को डाउनलोड जब कीजिएगा ना प्ले स्टोर से, तो ऐप को डाउनलोड करते समय जब डाउनलोड कीजिएगा, जब इसको ऐप को खोलिएगा तो आपसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा। तो जो मोबाइल नंबर और पासवर्ड ऐप में डालिएगा वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको व्हाट्सएप पे भेज देना है स्क्रीनशॉट के साथ। आपको एप्लीकेशन पे जोड़ दिया जाएगा सर। आप फिर मजे मजे में सारे क्लासेस को करते रहिएगा। ऐसे एक बार आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आता हूं सर मैं आपको लेकर के सवाल की दुनिया में। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। सवाल नंबर 3 की तरफ आ जाओ। देखो सर, हमने आपको हमेशा सिखाता हूं कि कहता है ना सर, आओ पहले सवाल को हम लोग देखते हैं तब कुछ कहेंगे। कहता है तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। देखो लोग कहता है सवाल नहीं लड़ा। अरे भाई जो पढ़ा दूंगा वो नहीं किसे लड़ेगा सर। आओ कहता है सर क्या कि तार का जो प्रतिरोध होता है ना, देखो तार का प्रतिरोध मैं आपको बता देना चाहता हूं सबसे पहले कि तार का प्रतिरोध किस पे निर्भर करेगा। तो तार का जो प्रतिरोध होगा ना वो सबसे पहले निर्भर करेगा लंबाई पे। क्योंकि देखो तार जब ज्यादा लंबा रहेगा और उसमें करंट हम कम देंगे तो उसमें तेजी से करंट नहीं पास करेगा, ठीक है। पहला लंबाई पे डिपेंड करता है। दूसरा जो है सर वो आपको डिपेंड करता है तापमान पे, क्या आप उसको कितना टेम्परेचर से करंट उसमें प्रवेश कर रहे हैं, करंट की वोल्टेज क्या है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और तीसरा नंबर जो है मेरे भाई वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करता है। यानी तीसरा किस पे डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला है, हमने आपको बोला है कि तार का जो प्रतिरोध होता है ना, किसका, तार का, किसका प्रतिरोध, तार का, जो तार का प्रतिरोध होता है ना वो आपको लंबाई पे निर्भर करता है, तापमान पे निर्भर करता है, क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि उपयुक्त सभी पे निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। तो किनका किनका डी ऑप्शन सही रहा, ठीक है। चलिए आइएगा 4 नंबर सवाल की तरफ। 4 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी शिद्दत से सोचिएगा, प्यार से सोचिएगा, मोहब्बत हम करा ही देंगे तभी तो कहोगे। पता है क्या कि असमान अनुप्रस्थ काट के एक धात्विक चालक में, क्या बोला है कि असमान अनुप्रस्थ काट के एक धात्विक चालक में एक स्थिर विभवांतर लगाया गया है। क्या बोला, धात्विक चालक में एक स्थिर विभवांतर लगाया गया है। संपूर्ण चालक में जो मध्य स्थिर रहता है वह क्या है। देखो संपूर्ण चालक में जो मध्य स्थित रहता है वो क्या है, जो मध्य स्थित रहता है मेरे भाई वो आपको कहलाता है विद्युत धारा धनात्मक। क्या कहलाता है, विद्युत धारा धनात्मक नहीं, विद्युत धारा कहलाता है, ओनली फॉर विद्युत धारा कहलाता है, ठीक है। क्यों मैं आपको बताता हूं। देखो हमसे पूछा असमान अनुप्रस्थ काट के एक धात्विक चालक में, असमान, समान नहीं असमान, जब आपको असमान बोलेगा और धात्विक चालक में बोलेगा, असमान बोलेगा और धात्विक चालक में बोलेगा और एक स्थिर विभवांतर लगाया गया है। देखो असमान अनुप्रस्थ और स्थिर विभवांतर, कैसा विभवांतर, तो स्थिर विभवांतर लगाया गया। असमान अनुप्रस्थ काट और स्थिर विभवांतर के चालक में मध्य पूछेगा मेरे भाई, मध्य स्थिर रहता है तो विद्युत धारा स्थित रहता है। मध्य स्थिर पूछेगा ना तो क्या मारिएगा, विद्युत धारा मारिएगा, ठीक है। चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, वो भी शिद्दत से और प्यार से और क्या मोहब्बत से। आओ देखो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे भाई, कहता है 200 वोल्ट की लाइन से जुड़े 5 एम्पियर विद्युत धारा को वाहन करने के लिए 400 ओम के कितने प्रतिरोधों की आवश्यकता होगी। ये सवाल कितने लोग बनाएगा, ये सवाल कितने लोग बनाइएगा एक बार जरा कमेंट बॉक्स में बता देना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, आज जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं। आओ हमें देखो सवाल को कैसे बनाना मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। हमसे पूछा 200 वोल्ट, अच्छा हमें वोल्ट कितना है सर, तो ये 200 वोल्ट है, ठीक है। आ जाना कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है सर, तो करंट यहाँ पे आपको 5 एम्पियर है, जहां पे धारा वाहन करने के लिए 400 ओम के कितने प्रतिरोध लगाना होगा। देखो हमसे क्या पूछा, 400 ओम के कितने प्रतिरोध लगाना होगा, ठीक है। आ जाओ हमें
पहला ओम दिया हुआ कितना 400 ओम के कितने प्रतिरोध लगाना होगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझिएगा मेरे भाई, देखो यहाँ पे सुनो, प्रतिरोध जो है ना वो 400 ओम के ही लगाना है, जो भी लगाना तो 400 ओम के ही लगाना। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे प्रतिरोध लगा निकाल दीजिए। प्रतिरोध बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो V बट्टा आई होता है, क्या होता है, रेसिस्टेंस। प्रतिरोध को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेसिस्टेंस, ठीक है। तो V बट्टा आई होता है, विभवांतर बट्टा विद्युत धारा होता है। तो ये 200 हो गया, अब बट्टा में 5 हो गया, तो कितना हो गया 40 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 40 आपको ओम हो गया, ठीक है। कितना ओम हो गया 40 ओम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सोचना मेरे भाई कि जो मेन रजिस्टर है, मेन रेसिस्टेंस जो है, मेन प्रतिरोध जो है मेरे भाई, मेन प्रतिरोध जो होगा वो R1 होगा प्लस ये R2 होगा प्लस ये R3 होगा डॉट 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 1 बट्टा RN होगा। देखो मेरा बात को सुनो तुम, हमसे पूछा 400 ओम के कितने प्रतिरोधक को आवश्यकता होगी, कितने प्रतिरोधक की आवश्यकता होगी। देखो 400 ओम के कितने प्रतिरोधक की आवश्यकता होगी, तो अनलिमिटेड प्रतिरोधक की आवश्यकता होगी। हमसे पूछा कितने, तो अनलिमिटेड कर दो, यानी सभी का सभी 400 ओम है, ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन है, हमारा जो मेन है वो कितना दिया हुआ है सर, वो हमारा मेन जो है वो 40 दिया हुआ है। तो हो जाएगा 40 बराबर 1 बट्टा ये भी 400 हो जाएगा प्लस 1 बट्टा ये भी 400 हो जाएगा। आ जाओ प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा सर, तो n बट्टा 400 तक जाएगा। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि n बार तक, कहाँ तक, इसको डायरेक्ट लिखो ना, n बार तक, कहाँ तक n बार कर दो, कहाँ तक n बार है ना, कहाँ तक जाएगा, तो n बार तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा, सबका सब 400 आएगा। तो 1 बट्टा 40, अब देखो बराबर यहाँ सभी में 400 है, तो 400 को क्या कर लो एलसीएम। जब 400 को एलसीएम करेंगे तो एक 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 कई बार, जब 400 नीचे में जब 400 को एलसीएम कर लेंगे तो एक 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 कितना बार, तो एक एक n बार, एक दो बार नहीं, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, इसी प्रकार से एक एक कितना बार, तो एक एक n बार। इसका मतलब जहाँ पे ऊपर में 1 + 1 लिखेंगे इसकी जगह n लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। आ जाना, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 40 गुने n अब बराबर कितना हो जाएगा 400। इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, ठीक है। आओ तो ये हमारा कितना हो जाएगा सर n बराबर, ये आपको 400 बट्टा 40 हो जाएगा। एगो जीरो से एगो जीरो खोपचा में, ये 4 से काटेंगे, 40 को तो 8 पचे सॉरी 16 चौको कितना 32, ये आपको कितना बार में कटिएगा रे बकलोला, 10 चौक 40 मेरे भाई 10 बार में कितना हो रहा है 10 बार में, ठीक है। आना तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 10 ओम, कितना हो जाएगा 10 ओम, कितना हो जाएगा 10 ओम। कोई दिक्कत सवाल में, सवाल को समझ पाए आपके, नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए तो मैं आपको इसको फिर से मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले हमने क्या बोला, हमने बोला मेरे भाई कि हमें विभवांतर दिया हुआ 200 वोल्ट का, ठीक है। 200 वोल्ट के हमें करंट प्रवाहित हो रही है, जहाँ पे कितना की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले 200 वोल्ट पे 5 एम्पियर की धारा पे रेसिस्टेंस कितना होगा, 200 वोल्ट पे 5 एम्पियर की धारा पे प्रतिरोध कितना होगा, 200 वोल्ट पे 5 एम्पियर की धारा पे प्रतिरोध कितना होगा, तो 40 ओम होगा। 200 वोल्ट पे 5 एम्पियर की धारा पे, 200 वोल्ट पे 5 एम्पियर की धारा पे प्रतिरोध कितना होगा, तो 40 होगा, ठीक है। लेकिन फिर हमसे क्या पूछा है सवाल में कि 400 ओम के कितने प्रतिरोधक की आवश्यकता होगी, तो 400 ओम के n प्रतिरोधक की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये R का मान हमको 40 है, तो 1 बट्टा 40, ये भी 400, ये भी 400, ये भी 400, पूरे के पूरे 400। तो 400 के नीचे एलसीएम कर लेंगे, तो ऊपर में एक 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 कितना बार, एक एक, तो एक एक n बार है, तो n बट्टा 400 कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो n का मान कितना आएगा 10 ओम आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, कोई प्रॉब्लम, कोई कष्ट है तो बता दो मेरे भाई, तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आओ सर कहता है ना कि एक विद्युत हीटर को 1 किलोवाट दर्शाया गया, एक विद्युत हीटर में, एक विद्युत हीटर को 1 किलोवाट दर्शाया गया है, तो प्रति घंटा उत्पादित ऊष्मा क्या होगी। देखो सबसे पहले इस बात को समझ लेना कि ऊष्मा बराबर क्या होता है, कि जब जब तुझको देखूं तो जी घबराता है। ऊष्मा बराबर क्या होता है, समय गुने शक्ति। हमने क्या बोला, ऊष्मा बराबर होता है समय गुने शक्ति। क्या होता है, ऊष्मा बराबर होता है समय गुने शक्ति। लेकिन यहाँ पे आप समझ लो थोड़ा सा, हमें कितना दिया हुआ है, तो 1 किलोवाट में होता कितना है, तो 1 किलोवाट में, तो इसको कर दो 3600, कितना कर दो 3600, डायरेक्ट इसको कर दो ना रे, इसको काल इसको इधर उधर गुना करेंगे, इसको डायरेक्ट कर दो। देखो कैसे करेंगे, ये कर दो इसको कितना
ये आपको कितना हो जाएगा, ये आपका कितना है यहाँ पे देख लो, इस रुक जाओ, 10 पे पावर 3 कर दो, इसको डायरेक्ट कर दो। हाँ इसी करो ना, छोड़ देखो। और समय को कर देंगे 60 गुने 60, क्योंकि हमको सेकेंड में बदलना है, ठीक है। तो आप देखो ये जूल में बदल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 36 गुने 10 पे पावर कितना 3600, डायरेक्ट कर दो ना इसको। जब देखो जैसे केस में काल तुम कैलकुलेशन करेगा, डायरेक्ट इसको 36 गुने 10 पे पावर कितना 3 जूल कर देना, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे देखना 1 किलोवाट तो 3600 गुने 10 पे पावर 3 जूल, 3600 गुने 10 पे पावर कितना 3 जूल, 3600 गुने 10 पे पावर कितना 3 जूल, डायरेक्ट कर देना 3600 गुने 10 पे पावर कितना 3 जूल, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं, अगर करना भी होगा तो इसी फॉर्मूला पे कर देना, ठीक है। चलो आ जाओ, जो क्वेश्चन में कलम चलाने की जरूरत ना हो तो उस क्वेश्चन में कलम मत चलाइएगा, कभी मत चलाइएगा। आवश्यकता वाले चीज कीजिएगा, जिसमें आवश्यकता नहीं हो जो चीज का, वो चीज कभी मत कीजिएगा, ठीक है। आओ अगला सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। हमें बोलता है ना 7 नंबर सवाल कि मानव नेत्र में किसमें, मानव नेत्र में किसमें, मानव नेत्र में, यहां पे देखो पहले एक सेकंड इधर सुनो, हमसे क्या बोला है सर, मानव नेत्र में देखो, हमसे बोला है मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा डॉट 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 द्वारा नियंत्रित होती है। देखो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला, देखो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं सर, तो परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं, ठीक है। देखो हमें प्रकाश की मात्रा को, किसकी, प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है परितारिका, 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 ठीक है। अब देखो सर, आपसे पूछता कि मानव नेत्र में, अगर आपसे पूछता कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, मानव नेत्र जो होता है सर वो आपको उत्तल लेंस की तरह काम करता है, ये भी पूछ देगा कभी कभी। अब पूछ देगा कि मानव नेत्र में, क्या पूछेगा, मानव नेत्र में कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, मानव नेत्र में आपसे पूछेगा कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, तो मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब जो बनाता है वो आपको रेटिना पे बनाता है। अगर रेटिना ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको रहेगा दृष्टि पटल, क्या रहेगा, दृष्टि पटल रहेगा, ठीक है, दृष्टि पटल रहेगा, ठीक है। हमने क्या बोला कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो परितारिका करता है। आपसे पूछेगा मानव नेत्र किसके जैसा काम करता है, तो उत्तल लेंस के जैसा काम करता है। आप पूछेगा कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, तो रेटिना पे बनाता है। रेटिना ऑप्शन में नहीं रहेगा तो दृष्टि पटल मारेंगे। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कष्ट है तो बता दो सर, बस टेंशन ही खत्म कर देंगे। आइए हमें क्या बोला, 8 नंबर सवाल की तरफ आइए। अच्छा 8 नंबर सवाल, कितने लोग इस सवाल को सही और सटीक आंसर दे सकते हैं, जरा एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देखो कहता है क्या कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं। कहता वह दृष्टि दोष जिसमें दुरुस्त बिंदु अनंत से निकट आ जाता है। देखो हमसे क्या पूछा, वह दृष्टि दोष जिसमें दुरस्त बिंदु अनंत से निकट आ जाता है। देखो दुरस्त बिंदु अनंत से निकट आ जाता है। मान लो पहले यहां पे कोई आंख है, ठीक है, इसको बात समझना। देखो अच्छा सबसे पहले समझ लो कि हमसे पूछा वह दृष्टि दोष, वह दृष्टि दोष जिसमें दुरस्त बिंदु अनंत से निकट आ जाता है। देखो मेरे भाई, जब इंसान को निकट दृष्टि दोष होता है ना, तो ऐसे केस में जो उसको दिखाई देता है, निकट दृष्टि दोष की बात कर रहा हूं, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है। जब इंसान को निकट दृष्टि दोष होता है तो ऐसे केस में निकट की वस्तु दिखाई देता है, जबकि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। अब यहां पर ऐसे समझना, और जब इंसान को दूर दृष्टि दोष होगा तो ऐसे केस में दूर की वस्तु दिखाई देता है, लेकिन निकट का नहीं। अब सवाल पे आना,
सवाल बोला है कि वह दृष्टि दोष जिसमें दूरस्थ बिंदु अनंत से निकट आ जाता है। पहले था दूर बिंदु अनंत, अब आ गया निकट। पहले था जो हमारा दूरस्थ बिंदु था वो अनंत, लेकिन अब आ गया निकट। पहले था दूरस्थ लेकिन अब आ गया निकट। और जब पहले था दूरस्थ अब आ गया निकट, तो जब वो पहले बिंदु था दूरस्थ अब आ गया निकट, एक मतलब दूरस्थ से आया निकट तो निकट की वस्तु दिखाई देगा। दूरस्थ से आया निकट तो निकट की वस्तु दिखाई देगा। और जब निकट की वस्तु दिखाई देगा तो ऐसे केस में उसको निकट दृष्टि दोष होगा, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। हमने क्या बोला, अनंत से दूरस्थ बिंदु आ जाता है निकट, अनंत से दूरस्थ बिंदु आ जाता है निकट। जब दूरस्थ बिंदु दूर से आएगा निकट तो निकट की वस्तु दिखाई देगा, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। ठीक है, आ जाना। तो हमारा इसका सटीक आंसर क्या होगा, निकट दृष्टि दोष, है ना। तो अब दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है ना कि दूर की वस्तु दिखाई देता है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देता है। इसमें क्या होता है कि निकट की वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। हाँ, ये भी पूछेगा कि जिस इंसान को दूर दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है, कौन दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, जिस इंसान को दूर दृष्टि दोष होगा उसे खत्म करने के लिए उत्तल लेंस की चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि उत्तल लेंस की क्षमता जो होता है सर वो हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो जो आदमी, जो इंसान, जो बंदा आंख में चश्मा लगाया हुआ होगा प्लस पावर वाला, कौन पावर वाला, प्लस पावर वाला, जब इंसान वो प्लस पावर वाला चश्मा लगाया होगा इसका मतलब है कि उसको निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता होगा और उसके आंख में उत्तल लेंस होगा। ठीक है, और जो व्यक्ति हाँ, और एक बात ये भी बताते हैं कि जिस इंसान को निकट दृष्टि दोष होगा, कैसा दोष, निकट दृष्टि दोष होगा, ठीक है, तो ऐसे केस में उसको अवतल लेंस की चश्मे का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अवतल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अवतल लेंस का जो क्षमता होता है मेरे भाई वो कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो जिस बंदा ने आंख में जो चश्मा पहना हुआ अगर वो निगेटिव पावर वाला पहना हुआ है तो ऐसे केस में वो निकट की वस्तु को देखने के लिए पहना होगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को देखने के लिए पहना होगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो दूर की भी वस्तु को देखने के लिए हमें अवतल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसका पावर जो होता है वो नेगेटिव होता है तो वो दूर की वस्तु को भी कैच कर लेता है। ठीक है, आओ अब देखो, अब जिस इंसान को जरा दृष्टि दोष रहेगा तो ऐसे केस में इसको बाईफोकल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है, बाईफोकल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है। इसका पावर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। क्यों, क्योंकि बाईफोकल लेंस जो होता है सर वो दो लेंसों से मिलकर के बनता है। बाईफोकल लेंस का ऊपरी भाग होता है उत्तल लेंस, निचला भाग होता है अवतल लेंस। ठीक है, चलो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट, सस्पिशन, दिक्कत है तो बता दो मेरे भाई। आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, जब आपको दिक्कत होगा तो मेरे को दिक्कत होगा। ठीक है, चलो आ जाना। सवाल नंबर हम लोग 9 की तरफ आते हैं। अच्छा, 9 नंबर सवाल कितने लोग टिकिया देगा जरा बता दो तो। 9 नंबर सवाल कितने लोग टिकियाएगा, कहता है एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजात से पढ़ने के लिए आंखों में रखकर पढ़ता है तो उसे कहते हैं क्या। देखो, सहजात कितने लोग नहीं समझा होगा, सहजात कितने लोग नहीं समझा। देखो सबसे पहले बात ये समझना कि सहजात कितने लोग नहीं समझा। यहाँ पे देखो सबसे पहले देखना, कहता है एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजात पढ़ने से लिए। अच्छा देखो, समाचार पत्र जो होता है मेरे भाई, देखो समाचार पत्र, देखो ऐसे समाचार पत्र पढ़ता है ना, तो समाचार पत्र में क्या होता है ना पता है तुमको कि निकट की वस्तु हो जाता है। ठीक है, ये निकट हो जाता है। तो समाचार पत्र अगर कोई बंदा पढ़ रहा है और समाचार पत्र अगर उसको अगर दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब देखो मान लो कि ये आँख हमारा है, ठीक है, और समाचार पत्र एकदम पासे में होगा, ये वाला समाचार पत्र होगा। अब देखो इसको पढ़ रहा होगा ये बंदा पढ़ रहा होगा, उसको चश्मा लगा करके, ठीक है, ये पढ़ रहा होगा, लेकिन उसको समाचार पत्र में जो वर्ड लिखाई रहता है, जो वर्ड लिखा हुआ रहता है कि कल ने घर जल गया, परसों ने महल टूट गया, आए मेरे भाई, ठीक है, जो लिखा हुआ रहता है वो इस बंदा को समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब समाचार पत्र निकट में रख करके पढ़ा जाता है। तो अगर समाचार पत्र में जो चीज़ लिखा हुआ अगर उसको दिखाई नहीं दे रहा है तो ऐसे केस में उस इंसान को दूरदृष्टि दोष होगा। क्यों, क्योंकि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देता है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता है। तो जिस दुनिया में कोई भी इंसान हो, अगर उसको पढ़ने में कठिनाई होती है
तो उसके आंख में उत्तल लेंस लगाया जाता है। उत्तल लेंस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उसके आंख में दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। तो दूरदृष्टि दोष को खत्म करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब देखो, जैसे बोलेगा समाचार पत्र, तो समाचार पत्र पास में रख के पढ़ा जाता है। तो जो समाचार पत्र को पास में रख के पढ़ा जाता है और उसको दिखाई ना दे, तो ऐसे केस में दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो इसी अनुसार से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा सवाल नंबर 10 की तरफ। कहता है कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में यह पाया जाता है कि बैंगनी रंग अधिक मुड़ता है और लाल रंग कम मुड़ता है। देखो सर, जो अधिक मुड़ेगा, हाँ जो अधिक मुड़ता, हमें पूछा क्या, तो तरंग दैर्घ्य। देखो सभी का तरंग, हमें तरंग दैर्घ्य की बात बोला। देखो इस बात को समझना, हमें ये प्रिज्म है, पहले यहां पे समझ लो, इसके बाद समझना। देखो ऐसे देखो, ये प्रिज्म है, ये वाला हमारा श्वेत प्रकाश होता है। क्या होता है, ये वाला जो हमारा होता है ना, वो होता है श्वेत प्रकाश। ये क्या होता है, श्वेत प्रकाश होता है। ठीक है, यहां से गया और देखो क्या करेगा, यहां पे सुनना, देखो ऐसे क्या करेगा, ये ऐसे कर लेता है, ये ऐसे कर लेता है, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर ये 1 2 3 4 5 6, एगो मार दो ना इसे 7। अब देखो सर, यहाँ पे आना, सबसे ऊपर में जो होता है ना वो लाल होता है। ठीक है, और सबसे नीचे में जो होता है सर वो आपको क्या होता है, बैगनी होता है। अब समझ लेना, लाल रंग का झुकाव कम, हमसे क्या पूछा, कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में यह पाया जाता है कि बैगनी रंग अधिक मुड़ता है। सबसे अधिक कौन मुड़ेगा, बैगनी। अब तो लाल रंग कम मुड़ता है, तो सभी का तरंग दैर्घ्य समान होता नहीं। देखो इसे ऐसे समझना मेरे भाई, देखो यहाँ पे जो अधिक मुड़ेगा, ठीक है, जो कम मुड़ेगा ना, उसका तरंग दैर्घ्य, उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा। और जो कम मुड़ेगा, कम मुड़ता है, तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। और अधिक मुड़ता है, इसका तरंग दैर्घ्य अधिक कम होता है। हमने क्या बोला कि जो कम मुड़ता है उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। कि लाल रंग जो होता है ना, सिग्नल में इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग का लाल रंग सिग्नल में इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्योंकि सिग्नल जो होता है ना सर, वो दूर से दिखाई दे कि लाल रंग की बत्ती जल रहा है, खतरों की निशानी है। एगो बड़ा फेमस है, एक शायरी बड़ा फेमस है, किसी ने कहा था, कोई दीवाना ही कहा था इस शायरी को, कि जब तुम रेड सूट में निकलती हो ना, तो तुम एम्बुलेंस नजर आती हो। किसी ने कहा था, मेरे कहा हुआ मत है, ऐसा ना मत समझना कि संदीप सर ने इस बात को कहा था, मैंने नहीं कहा था सर, किसी ने कहा था, मैंने सुना था, और इसी बात को मैंने आपको सुना देता हूँ। ठीक है, किसी ने कहा था कि जब तुम रेड सूट में निकलती हो तो एम्बुलेंस नजर आती हो। बस फर्क इतना है कि एम्बुलेंस घायलों को ले जाता है, तुम घायल करके जाती हो। तो इसी बात का यहाँ है सर। क्यों, क्योंकि रेड जो लाइट जलता है ना, वो दूरिये से दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है। तो कम मुड़ेगा, तरंग दैर्घ्य अधिक होगा, कम विचलित होगा, तरंग दैर्घ्य अधिक होगा, कम विचलित तरंग दैर्घ्य अधिक, कम विचलित तरंग दैर्घ्य अधिक विचलित तरंग दैर्घ्य कम, 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 अधिक विचलित तरंग दैर्घ्य कम। देखो ये सबसे अधिक विचलित किया है, तरंग दैर्घ्य सबसे कम हो गया इसका। ठीक है, आओ चलिए अगला मेरे भाई, अगला क्या कहता है, हाँ अच्छा इसमें कैसे मारेंगे, देखो तो इसमें हमारा ये होगा कि लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा बैगनी की अपेक्षा। ठीक है, लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा बैगनी की अपेक्षा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी होगा। चलिए आइएगा सवाल नंबर हमारा 11 की तरफ। अच्छा 11 नंबर सवाल ये कितने लोग बनाएगा, थोड़ी सी जल्दी से जल्दी इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो मेरे भाई। ये सवाल कितने लोग शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट करो, 11 नंबर सवाल। चलो देखते हैं, लगा दो जोर है आप में कितना दम। अरे लगा दो जोर आप में है कितना दम, देखते हैं आपकी बाजी मारते हैं कि नहीं। लगा दो जोर मेरे भाई। देखो एक फार्मूला आपको पता होगा, इस बात को पहले समझ लेना। हमें पता क्या क्या है, हमने आपको क्या क्या बोला, सबसे पहली बात हमने आपको बोला है कि पहले आपको ये पता करना है कि सवाल में दिया हुआ क्या है। कितना लोग तो फिगरे को देख के डर गया होगा कि रे मास्टर कारी, हमरा तो यही समझ में ना भेलो कि फिगर का छिए। तेरी दीवानगी मेरा दिल में पेशा है। सुनो मेरी बातों को, देखो सर मैं हमेशा से कोशिश करता हूं ना कि आपके दिल तक हर चीज को पहुंचा दूं, ताकि आपको लगे कि मैं भी कुछ अच्छी जिंदगी में कर सकता हूं।
ठीक है। देखो सबसे पहले समझना कि हमें एम्पेयर पता है, वोल्ट पता है, भी का मान पता है 12 वोल्ट, हमें आई पता है, विद्युत धारा 6 एम्पेयर, हमसे पूछा है प्रतिरोध। प्रतिरोध बोले तो आर बराबर भी बट्टा आई होता है। कितने जो नहीं बनाया नू तो अगर शायद यूं ना होगा बकलूल, इतना हल्का क्वेश्चन को नहीं बनाओगे तो मेरे भाई कैसे काम चलेगा। 2 एम्पियर होगा, कितने लोगों को झटका लगा था, कितने लोगों को करंट लगा था, कितने लोगों को कुछ नहीं हुआ था। चलो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। आइएगा, अरे रे भाई रे काहे बर्दाश्त काहे करो, बर्दाश्त करो बर्दाश्त। हाँ आओ 12 नंबर सवाल की तरफ सर, थोड़ी सी हम लोग आते हैं। 12 नंबर 12 नंबर 12 नंबर, अच्छा 12 नंबर बना दो जरा। तो 12 नंबर सवाल क्या बोलता है कि एक चालक में 5 मिनट में 1500 कूलम के आवेश प्रवेश करते हैं। एक चालक में समय कितना है, तो एक चालक में जो है सर वो 5 मिनट में, कितने मिनट में, एक चालक में 5 मिनट में कितने कूलम आवेश प्रवेश करते हैं, तो 1500 कूलम आवेश प्रवेश करते हैं मात्र 5 मिनट में। तो 1500 कूलम के आवेश निकलते हैं तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। देखो ये सवाल कितने लोग को समझ में नहीं आया होगा। सबसे पहले हमको ये बता दो कि सवाल कितने लोगों को समझ में आया। देखो सर हमें सवाल को कैसे समझना है कि हमें आवेश दिया हुआ, पहले जो दिया हुआ वो पहले लिख दो। आवेश कितना कूलम है सर हमको, तो ये 1500 कूलम है, आ जाना। अब देखो यहाँ पे समझना, सबसे पहले हमें बोला कि एक चालक में 5 मिनट में 1500 कूलम आवेश प्रवेश करते हैं, तो 1500 कूलम के आवेश निकलते हैं तो विद्युत धारा का मान हो। जब प्रवेश 1500 कूलम प्रवेश तो 1500 कूलम निकलिस, 1500 कूलम ढोकिस तो 1500 कूलम निकलिस। 1500 कूलम प्रवेश करता है, इसका मतलब 1500 कूलम निकलता भी है उससे। हमसे पूछा क्या, विद्युत धारा। आप बता दो सर जी कि देखो, अच्छा ये समय है मिनट में, तो ये 5 में 60 से गुना कर देंगे तो सेकेंड में बदल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, यानी 300 सेकेंड कितना हो जाएगा 300 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, आओ हमसे क्या पूछा, धारा। अच्छा विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आई है बब्बा हो बब्बा बता दो ना मेरे भाई। विद्युत धारा हमसे पूछा, विद्युत धारा हमसे पूछा, विद्युत धारा। विद्युत धारा बोले तो आई, विद्युत धारा बोले तो आई बराबर होता है कितना, आवेश। आवेश कितना है 1500 है, कूलम्ब कितना है, समय कितना है सर ये 360 है, आ जाना 300 है, यही ना है रे। समय कितना है 300, इसको काट दो, पूरे के पूरे 5 मिनट कट जाएगा, यानी हमारा कितना एम्पेयर का धारा प्रवाहित हो जाएगा, तो 5 एम्पेयर का धारा प्रवाहित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कष्ट है तो बता दो मेरे भाई, आपकी सारी परेशानियों को मैं दूर कर दूंगा झटके में सर। आइएगा सवाल नंबर कितना है, थोड़ी सी गौर करना, सवाल नंबर अगले की तरफ। कहता यदि वायु से जल का वर्तनांक 4/3 है, हमें देखो इसे पकड़ना। वायु बोले तो हवा, हवा से जल बोले तो वाटर का वर्तनांक कितना है 4/3 है, ऐसे पकड़ो। देखो कैसे पकड़ना है, हमें क्या बोला है कि वायु से मतलब हवा से जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो हमसे पूछा है जल से वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, तो हमसे पूछा है जल से वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, उल्टा पूछा। देखो हवा से वाटर का, पानी का अपवर्तनांक दिया हुआ है, हमसे पूछा पानी से हवा का अपवर्तनांक, तो कुछ नहीं करना, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा काम करता है फॉर्मूला इसका। ठीक है, इसका उल्टा फॉर्मूला काम करता है। हमने क्या बोला कि एयर से वाटर का, एयर से पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, तो हमसे पूछा पानी से एयर का अपवर्तनांक क्या होगा, मतलब हवा का अपवर्तनांक क्या होगा। तो WNA अपवर्तनांक को हम लोग N से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/, ये इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1/, ये हो जाएगा 4/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 3/4, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा 3/4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई दिक्कत तकलीफ है तो बता दो। थोड़ी सी सर मेरा दांत एकदम ठीक हो जाता ना, हालांकि दांत लगभग ठीक ही हो गया है, थोड़ा सा सर देखो बचपन में हुआ तो होता क्या था ना कि बिना मुंह धोए खाना खा लेते थे। हमको लगता है सर कि ना मेरे 4 साल 5 साल 7 साल 5 साल तक की उम्र तो लगभग हम लग रहा है मुंह नहीं धोते थे। हाँ रंगबाज थे हम भी। ठीक है, आओ आइएगा सर, थोड़ी सी गौर कीजिएगा अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगला कहता है एक व्यक्ति को -0.50 डायोप्टर शक्ति के लेंस की आवश्यकता है, तो उसका दूरस्थ बिंदु कहां होंगे। देखो हमें शक्ति दिया हुआ है, पावर ऑफ लेंस, पावर
पावर ऑफ लेंस हमको पता है, पावर ऑफ लेंस को पी से डिनोट करते हैं, कितना है -0.50 डाइऑप्टर। हमसे क्या पूछा है सर, फोकस हमसे पूछा, दूरस्थ बिंदु कहाँ होंगे। देखो दूरस्थ बिंदु मतलब फोकस निकाल देना, यानी एफ का मान निकाल दो, एफ बराबर वाट। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई, पता है क्या, P बराबर 1/f, जहाँ f जो होगा वो हमेशा मीटर में रहेगा। ये f यहाँ जाएगा, p यहाँ आएगा, तो f बराबर क्या हो जाएगा 1/p। आ जाओ 1/p का मान कितना है मेरे भाई, तो 0.50 डाइऑप्टर। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये वाला ना, ये वाला पॉइंट को हटा देना है, ऊपर में कितना से गुना कर देना है, 100 से गुना कर देना है। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद दो है। ठीक है, तो 100 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। हमने क्या बोला कि पॉइंट के बाद कितना है, तो पॉइंट के बाद 2 है, तो 2 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। पॉइंट के बाद कितना है सर, ये 2 0 है, तो 2 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए सर। अगर है परेशानी तो बता दो मेरे भाई, आपकी सारी परेशानी को हमने क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहाँ पे ये मीटर में होगा। ठीक है, इसको हम काटेंगे सर, तो ये ऊपर में कितना बार में कटेगा, ये 50 है, ये 100 है, तो इसको 2 बार में काट देंगे, यानी कितना हो जाएगा सर, ये आपको 2 बार में कट गया। अब देखो ये हमारा f बराबर हो गया 2 मीटर, f का मान कितना हो गया 2 मीटर, ये f का मान 2 मीटर हो गया, और हमें सेंटीमीटर में f का मान, मीटर में है या सेंटीमीटर में, f का मान 2 मीटर में, इसको मीटर में ही रहने दो या सेंटीमीटर में बदल दूँ, रहने दो, मीटर में ही रहने दो, 2 मीटर हो गया। आ जाओ कितना हो गया, 2 मीटर हो गया, इसको डायरेक्ट यही आंसर कर दो, ऑप्शन नंबर कितना हो गया 2 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी है तो बता दो मेरे भाई। चलो आ जाना। अच्छा ये कौन सी लिखा, आजा आजा भाई आजा हो। देखो सर यहाँ पे के जूल है, ओनली फॉर के और जूल है। ठीक है, ओनली फॉर क्या है, के और जूल है सर। ठीक है, आओ, कहता है आपके घर में एक छोटे से विद्युत संयंत्र में 45 केल्विन जूल ऊर्जा उत्पादित होती है, तो यह आप एक 45 वाट का 45 वाट का ताप दीप्त बल्ब कितने देर चल सकते हैं। हमें कितना दिया हुआ है, सबसे पहले समझना कि हमें वाट जो शक्ति है सर वो कितना है। देखो हमें वाट जो है सर वो आपको कितना है, तो 45 केल्विन जूल है। इसको हम लोग बदल दो जूल में, ओनली फॉर जूल में बदल दो, तो इसको 10 पे पावर 3 से गुना कर दो, यानी 45 गुने 10 पे पावर 3 से गुना कर दो, तो ये हमारा ओनली फॉर क्या चीज में बदल जाएगा, जूल में बदल। देखो हमें वाट कितना दिया हुआ है सर, और पावर कितना दिया हुआ है, शक्ति कितना है 45 वाट। अब देखो ये हमारा 45 वाट को 45 वाट में रहने दो। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा समय, क्या पूछा सर, ये ना पूछा है हमें लगभग कितने देर चल सकते हैं, हमें पूछा लगभग कितने देर चल सकते हैं, यानी समय हमसे पूछा। क्या पूछा, समय। आप जरा बता दो मेरे भाई कि जब समय निकालेंगे तो ये ऊपर वाले में से, यानी डब्लू में से, ऊपर वाले में से नीचे में आपको 45 से क्या कर देना है, भाग कर देना है मेरे भाई। ठीक है, जब आप इसको कीजिएगा तो ये 45 से 45 कट जाएगा, नहीं 10 पे पावर 3, ये 10 पे पावर 3 जो है ना वो आपको क्या है, सेकेंड में है। ठीक है, आ जाना, ये सेकेंड को बदलना है मिनट में, जब सेकेंड को बदलेंगे मिनट में, यानी कितना हो जाएगा 10 पे पावर 3। आ जाना, अब बट्टा में आपको सेकेंड को बदलेंगे मिनट में, यानी कितना हो जाएगा 10 पे पावर 3। आ जाना, अब बट्टा में आपको कितना 60 से भाग दे दो, जब 60 से भाग दे देंगे तो ये आपको आ जाएगा 16 पॉइंट कितना, ये आपको हो जाएगा 16.67, कितना हो जाएगा 16.67। ठीक है, कितना हो जाएगा 16.67। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई कष्ट है तो बता दो मेरे भाई। मैं हमेशा से कहता हूं कि जब कष्ट है तो बताना पड़ेगा आपको। चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना आप सवाल को। देखो ये जो सवाल है ना वो आपको थोड़ी सी एनर्जेटिक सवाल है, इसमें आपको सतर्क रहना होगा सर। ऐसे ऐसे सवाल में आप झटके में खत्म हो सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट आपको यही सब सवाल करने वाला है। ठीक है, आओ सवाल क्या कहता है कि एक बॉक्स प्रकार के सौर कुकर के शीर्ष पर कांच के आवरण का उद्देश्य है। देखो कांच के आवरण का क्या पूछा हमसे, उद्देश्य पूछा। कांच के आवरण का हमसे क्या पूछा, उद्देश्य पूछा। तो कांच के आवरण का जो उद्देश्य होगा मेरे भाई, वो आपको खाने को पकाने, क्या पूछा हमसे, खाने को पकाने, क्या बोला हमसे, खाने को पकाने। देखो क्या होगा यहाँ पे समझना, खाने को पकते हुए देखने के लिए,
अच्छा, खाने को पकते हुए देखने के लिए, बॉक्स में अधिक सौर प्रकाश जाने के लिए, आ जाना, बॉक्स में धूल जाने से रोकने के लिए, कहता है विकिरण द्वारा उष्मा का ह्रास कम करने के लिए। तो हमारा सटीक आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। विकिरण द्वारा उष्मा का ह्रास कम करने के लिए हमें क्या किया जाता है सर, इसको अवकरण के शीर्ष को कांच के आवरण का उद्देश्य है, यही हमारा विकिरण द्वारा उष्मा का ह्रास कम करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कहता है ना कि भली भांति कार्य करने के लिए, हमें क्या पूछा, भली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित्र न्यूनतम लगभग की पवन गति होती है। देखो, जब आपसे पूछेगा न्यूनतम लगभग पवन गति तो आपको मारना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। न्यूनतम किलोमीटर प्रति घंटा तो आपको मारना है 15। ठीक है, चलो आ जाना। देखो ये सवाल तो तुम लोग मार दोगे, हमको पता है सर, ये सवाल तुम लोग बनाओगे तो कोशिश करो कि इसका आंसर तुम लोग दे दो। देखो ये सवाल पे तुम लोग से उम्मीद हम किए हुए। ठीक है, ये सवाल आपके आंसर से हम उम्मीद किए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कहता है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्राकृतिक और दूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सत्य है। देखो समतल दर्पण जो होता है ना, ये समतल दर्पण में वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, यानी जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। इसमें वास्तविक नहीं, इसमें हमेशा सर काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन यह है वास्तविक, तो कट जाएगा। आभासी सीधा और समतल दर्पण के पीछे वस्तु की दूरी से समान दूरी पर, बिल्कुल सही। आभासी मतलब होता है काल्पनिक, सीधा हमने क्या बोला, सीधा, और समतल दर्पण के पीछे वस्तु के दूरी से समान दूरी पर, बिल्कुल सही जवाब। यानी समान दूरी बोले तो बराबर दूरी पर, हमने ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आभासी सीधा और समतल दर्पण के पीछे कम दूरी पर, नहीं मेरे भाई, बराबर दूरी पे, ये अधिक दूरी है, इसलिए नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, क्योंकि समतल दर्पण जो होता है वो समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है वो वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से हमेशा सीधा बनाता है, काल्पनिक बनाता है। ठीक है, चलो आ जाना। 19 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, सवाल की ओर हम लोग आते हैं लेकर के, थोड़ा सा इसको हम देखते हैं। कहता है ना सर क्या, कि सदैव आभासी मतलब सीधा, आभासी मतलब सीधा, आभासी मतलब काल्पनिक, सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रकाश का दर्पण प्रकाश प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। देखो यहाँ पे समझना कि हमसे सवाल क्या पूछा, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना कि सदैव आभासी सीधा, आभासी मतलब काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। देखो सर हमेशा समझना कि ये समतल दर्पण में जो होता है वो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और सीधा बनाता है। ठीक है, हमेशा काल्पनिक बनाता है और क्या बनाता है, सीधा बनाता है। ठीक है, हमेशा काल्पनिक बनाता है और क्या बनाता है, सीधा बनाता है। हमेशा काल्पनिक बनाता है और क्या बनाता है, सीधा बनाता है। हमने क्या बोला, हमेशा काल्पनिक बनाता है और सीधा बनाता है। उत्तल दर्पण में भी हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनाता है और सीधा बनाता है। उत्तल दर्पण में भी हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक बनाता है और सीधा बनाता है, लेकिन अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी मतलब काल्पनिक, आभासी और वास्तविक मतलब आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा, अन्य डी होगा हमारा, ए और बी दोनों। हमसे क्या बोला, हमसे बोला है कि सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, सदैव हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के दर्पण प्रयोग में लाया जा सकता है। तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण वैसा दर्पण है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाता है। ठीक है, चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ आना। 20 नंबर सवाल कितने लोग सही करेगा, थोड़ी सी एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर दो सर। मैं बस आपसे इतना ही उम्मीद करता हूं, मैं आपसे बस इतना ही उम्मीद करता हूं कि एक बार इसको आप शिद्दत से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। कहता है एक प्रयोग में एक विद्युत धारा वाहक चाल को, एक प्रयोग में एक विद्युत धारा वाहक चाल को एक कंपास पर चुंबकीय सुई के समांतर रखा जाता है। तो विद्युत धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर हो तो, जब विद्युत धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर हो तो सुई उत्तर ध्रुव से पश्चिमी की ओर मुड़ जाता है।
जब बोलेगा सर कि दिशा दक्षिण से उत्तर हो तो सुई जो होगा सर वो पश्चिम से मुड़ जाता है, पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। जब बोलेगा उत्तर से पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। जब बोलेगा दक्षिण से उत्तर तो ये मारना उत्तर से पश्चिम। जब ये बोलेगा दक्षिण से उत्तर तो मारना उत्तर से पश्चिम। ये बोलेगा दक्षिण से उत्तर तो मारना उत्तर से पश्चिम। ठीक है, यहां तक कोई कंडीशन, कोई गड़बड़ समस्या? हमारा क्या होगा, सुई उत्तर से क्या हो जाता है, पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ आ जाना। आइएगा, सवाल नंबर आपका क्या है, 21 सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर देना। देखो 21 नंबर कहता है ना कि एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा निर्भर करती है। एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार बल की दिशा निर्भर करती है, तो विद्युत धारा की दिशा पर लेकिन क्षेत्र की दिशा पर नहीं। विद्युत धारा की दिशा पर लेकिन क्षेत्र की दिशा पर नहीं, क्षेत्र की दिशा पर लेकिन विद्युत धारा की दिशा पर नहीं, विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा पर। फिर बोला ना तो विद्युत धारा की दिशा और ना ही क्षेत्र की दिशा, यानी इसमें जो हमारा सटीक आंसर होगा तो हमारा विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा पर भी निर्भर करती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है। चलिए आइएगा, कहता है निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सी व्याख्या इस धारणा के साथ नहीं की जा सकती है, किस प्रकार सदैव सीधी रेखा में चलता है। देखो सर, हमारा रेखा जो प्रकाश होता है सर, वो प्रकाश जो होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो ये जो होता है वो अपवर्तन परावर्तन भी नहीं कर सकते, इसको हम लोग कहते हैं विवर्तन। क्या कहते हैं, विवर्तन। क्या कहते हैं, विवर्तन। ठीक है, आइएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी होगा सर। ठीक है, आओ हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि मेरा तबीयत दांत थोड़ी सी ज़्यादा ठीक नहीं, वरना क्लास बंद हो जाएगा। कहता है लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है। लेंस की शक्ति, देखो सर, लेंस की शक्ति बोले तो पी बराबर होता है 1/f, यानी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी पी 1/f, सॉरी कहाँ गया रे, बी नंबर भी, पी 1/f से प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। हाँ, 1/f से प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी होगा। क्या होगा सर, ये आपको बी होगा, बी ना है रे, हाँ बी ही होगा। ठीक है, चलो आ जाना सर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कष्ट है तो बता देना। अब जो है सर वो आपका पूरा, देखो फिजिक्स में आपको 30 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, लेकिन मेरे पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो आपको 23 क्वेश्चन आया। ठीक है, बाकी 4-5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं आ पाया सर। ठीक है, इसलिए जितना ओरिजिनल क्वेश्चन आया 2022 वाला पेपर का हमने सबको आपके सामने ला दिया है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं सर कि एप्लीकेशन पे जो लोग जाना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे कोर्स को बाय कर सकते हैं। और जिनको पीडीएफ अगर इसका चाहिए तो आप इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाकर के आप सर्च कीजिएगा संदीप कुमार। क्या सर्च कीजिएगा, संदीप कुमार सर्च कीजिएगा। अगर आईडी नहीं खुलेगा सर तो आप सर्च कर लीजिएगा, आप सर्च कर लीजिएगा @ क्या सर्च कर लीजिएगा, @ संदीप 7295। आप सर्च कर लीजिएगा @ संदीप 7295, ऐसे इतना सर्च कीजिएगा तो आईडी खुल जाएगा। वही आईडी ज्वाइन करना जिस आईडी में से 10,000 से अधिक लोग ज्वाइन होंगे, और इसी पे आपको इसका पीडीएफ आपको चला गया होगा। ठीक है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे चला गया होगा। ठीक है, और जिनकी दिल में तकलीफ है, कष्ट है, मेरा इंस्टा ज्वाइन कर लेना, मेरा इंस्टा ज्वाइन कर लेना, संदीप-1842, इस पे आपको पता चलता रहेगा, इंस्टा पे भी सब कुछ। ठीक है, थैंक यू सर, लव यू। बाकी ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसकी साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू।